इथं झूम गुड इव्हनिंग सर. लेटेस्ट बोलते फॅन लावून तो म्यूट है. टेलिग्राम. हॅलो. हॅलो. हा नमस्कार. येस सर. नमस्कार सर. नमस्कार. सर्वांनी आपापले माईक बंद करा. बस ठीक आहे. 2च मिनिटात आपण सुरू करणार आहे प्रोग्राम. वसंत सर. येस सर. हा आवाज क्लिअर आहे तुम्हाला? हो. माझी आवाज येत आहे? हो हो क्लिअर येतोय आवाज. ठीक आहे. ओके. सर्वांना आवाज क्लिअर येतोय? हो येतोय. हो सर. हो येतोय. हो सर. ठीक आहे. थँक्यू. सर्वांनी तुमचे माईक बंद ठेवा. आपल्याकडे आज वसंत धमाणी हे आपल्या के कॅलिग्राफीचे स्टुडंट आहेत. दुबईवरून ते आज आपल्याला इटॅलिक कर्सिव्ह हे आपल्याला आज त्यांचं एक प्रात्यक्षिक दाखवणार आहेत. तुमचे जे काही प्रश्न असतील वगैरे आपण शेवटी 10 मिनिटं सर्वांचे प्रश्न घेऊयात आपण. ठीक आहे. मध्ये कोणी माईक ऑन करू नका. आपण पुन्हा हा सेशन पूर्ण रेकॉर्डिंग करतोय आणि सर्वांना परत परत तो सेशन पाहता येईल असं आपण हे रेकॉर्डिंगचं हे ठेवतोय आता. तुम्ही मध्ये मध्ये जर माईक ऑन केला तर तुमची स्क्रीन मध्ये येते, त्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम येतो. तर मध्ये कोणी माईक ऑन करू नका फक्त. ठीक आहे. मी आता वसंत सरांकडे हँड ओव्हर करतो. ठीक आहे. वसंत सर. येस सर. ठीक आहे. तुम्ही आता तुमच्या पद्धतीने स्टार्ट करा. तुमचा सेटअप जसा असेल तसा. ठीक आहे. माझं पेज दिसतोय बरोबर? हो सर. गुड इव्हिनिंग. माझं नाव वसंत दम्मानी आणि मी मध्येच इंग्लिश किंवा हिंदीमध्ये बोलणार, कारण माझे काही मित्र हिंदी. हॅलो. हा हा. सर, तुम्ही कंटिन्यू हिंदीत जरी बोललात तरी चालेल. मोस्ट ऑफ चालेल. लोक तिकडनं पण आहेत आणि इकडनं पण, त्यामुळे थोडंसं हे होईल. तुम्ही हिंदी इंग्लिश चालेल. चलो. तर 2 महीने पहले मैं शरद सर के साथ में ज्वाइन किया उनका क्लास. शरद सर का क्लास ज्वाइन करने का मेरा मेन पर्पस था कि मुझे आर्ट में इंटरेस्ट था और मैं कुछ तो भी एडिशनल करना चाहता था आर्ट्स में. So basically at the start only I thought that I will do only 2 fonts, but I will do it properly. So if you are looking in the calligraphy on the internet, you may found several fonts. All the fonts are tempting. There will be a temptation that I should learn this, I should learn that. But I just a minute. In the start only I decided to have 2 proper fonts. So first I started with this normal font which is called as italic, and then I decided for the copper plate. And for the copper plate, the cursive handwriting is the basis. The origin of copper plate is from the cursive handwriting. And many times we all might be thinking why it is called as copper plate. There is no copper involved in this nib. Nibs are made up of steel. Holder is made up of wood. So what is there of copper? So the name came from the 17th century when this font was written on the copper plate on the boxes which were being shipped. So जो ट्रांसपोर्ट होता था, शिपिंग होता था, वो ब्रिटेन से होता था ज्यादातर के, और उन बॉक्सेस के ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा होता था वो कॉपर के प्लेट्स होते थे और उस पर इस फॉन्ट में नाम लिखा जाता था. और ये फॉन्ट पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया इंग्लिश का, और उसके वजह से उसका नाम कॉपर प्लेट पड़ गया. बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है सर ये. Yes. So now if we think of two means these 2 fonts which are most common, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है
जो हम एक फॉन्ट लिखते हैं इटैलिक, जिसको अगर आप MS वर्ड में देखोगे तो लुसिडिया लुसिडिया कैलीग्राफी करके, लुसिडा कैलीग्राफी LUCIDA। तो ये जो है, ये फॉन्ट बहुत कॉमन फॉन्ट जो रहता है इसका और कॉपर प्लेट का, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। ये फॉन्ट इज द बेसिस से सारा दूसरा तरह का फॉन्ट्स होता है इंग्लिश का, मगर कॉपर प्लेट में एक चीज डिफरेंट है जो कि इस फॉन्ट से डिफरेंट होती है। नाउ अभी ये फॉन्ट लिखा जाता है अलग अलग विड्थ के निब्स से, इसमें निब्स की विड्थ चेंज होते जाती है। जैसे हम लोग ये ऐसा लिखेंगे तो थिन आ गया लाइन, और इसका एंगल रोटेट किए और ऐसा लिखे तो थिक आ गया लाइन। सो ये हो गया, आप जिस जिस एंगल पे चेंज करना चाहे वो कर्व्स उस हिसाब से थिक होते जाएंगे। ठीक है, तो द Yes, correct. thickness in the curve is dependent of the nip width and not the pressure. We are keeping the pressure constant. मगर कॉपर प्लेट में क्या होता है, इसका जो टिप होता है ये शार्प होता है। ठीक है, और इसमें हमको जो थिकनेस रहेगी लेटर की वो कम ज्यादा करने के लिए प्रेशर यूज करना पड़ता है। तो कहीं पर कम प्रेशर तो थिन लाइन, कहीं पे ज्यादा प्रेशर तो थिक लाइन। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दूसरे दूसरे लेटर से। तो अगर आप ये लुसिडिया कैलीग्राफी सीखते हैं तो आप दूसरे दूसरे फॉन्ट्स में दूसरे दूसरे एंगल में पेन रखकर नीब रखकर उसको डेवलप कर सकते हैं। मगर ये फॉन्ट को डेवलप करने के लिए एक बेसिक चीज है प्रेशर, और उसका एक बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो थिन लाइन आएगा, कम प्रेशर देकर लेकर जाना है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो थिक लाइन देकर लाना है। मैं एक लाइन निकाल के दिखाता। दिस ऑल आर थिन लाइंस। मैंने एकदम हल्का हाथ रखा है और कम प्रेशर दे रहा हूँ, ऑल आर थिन लाइंस। अब सेम एंगल में मैंने रखा है और ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, ऑल दिस विल बी थिक लाइंस। अब देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये काफी डिफिकल्ट वगैरह है, लेकिन ट्रस्ट में ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस चाहिए। इसमें क्या होता है ये बेसिकली कर्सिव राइटिंग। आप कर्सिव लिख रहे हो, लेकिन कर्सिव लिखते वक्त में हम लोग लिखे चले जाते हैं, मगर इसमें सिर्फ एक चीज हम ध्यान रख रहे हैं कि हमको जब पेन को ऊपर से नीचे लाना है तो हमको प्रेशर देके लाना है। अभी जैसे हमने ए लिखना है तो नीचे से ऊपर गया थिन लाइन, ये ठीक आया, फिर कर्व किया, फिर नीचे आया, फिर कर्व किया, अभी नीचे से ऊपर गया थिन लाइन, फिर नीचे से ऊपर से नीचे आया थिक लाइन, कर्व किया, वियोग। तो जिसको कर्सिव का प्रैक्टिस हो गया है उसने सिर्फ इससे थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए थिन लाइन कब करने का और थिक लाइन कब करने का, और थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा पेशेंस से काम करने का। नाउ अब दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला ये है कि ये नीब अभी दिख रही है, ये नीब आपको, इसमें मार्केट में बहुत सारे और बहुत तरह के नीब्स आते हैं। कुछ कॉस्टली होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं शायद कॉस्टली नीब ज्यादा अच्छी चलेंगी, मगर ऐसा नहीं होता है। इसमें पेपर, इंक और नीब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हमने बहुत कॉस्टली पेपर लिया और बहुत सस्ता नीब लिया तो भी नहीं चलेगा, और बहुत कॉस्टली नीब लिया और बहुत सस्ता पेपर लिया तो पेपर फट जाएगा, और दोनों भी अच्छा लिया है और इंक खराब लिया है तो इंक ब्लीड होगी। So we should have a situation where all three are not costly but compatible. वो दोनों तीनों चीजें एक मेक को सपोर्ट करनी चाहिए उन्होंने, कि वो पेपर में जब हम लिख रहे हैं तो पेपर फटे नहीं, इंक ब्लोट नहीं होए, ब्लीडिंग नहीं होए, और उसके बाद में निब जो है वो चाहिए उस तरह से हमको सपोर्ट करे, स्क्रेची नहीं रहे। ठीक है, तो ये जो निब है इसका नाम है ब्राउजो स्टेनो 361। मैं इसका नाम लिखकर बता देता हूँ। मार्केट में दो तीन और कॉमनली पॉपुलर निप्स है जो कि यूज होते हैं।
हेलो वसंत सर, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। हाँ आप थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड में लिखो जो भी है ना, तो वो अभी कैमरे से दूर जा रहा है बहुत, तो पर्सपेक्टिव की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो आप यहाँ से शुरू करो, लेफ्ट साइड से शुरू करो ताकि सबको नियर ठीक नजदीक का दिखेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अभी ये लिखते वक्त एक चीज ध्यान में रखिए, मैं जब ऊपर से नीचे आया तो ठीक आया, मगर जैसे ही मैं कर्व होने गया प्रेशर बंद कर दिया। कभी भी कर्व के ऊपर थिक नहीं आना चाहिए, कर्व होने के वक्त में वो थीन हो जाना चाहिए, और कर्व खत्म होने के बाद नीचे से ऊपर जाते वक्त में वो थीन ही रहना चाहिए। कसं काढतात ते ये इसका तो नो। दूसरा, हम लोग सब सोच रहे होंगे कि why are we always using a straight pen, having a straight like this, and for copper plate we use a oblique holder like this। तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, हर चीज के पीछे कुछ रीजन होता है। नाउ इफ यू लुक टुवर्ड्स दिस फॉन्ट, ये एमएस वर्ड का प्रिंट आउट है, और आप अगर ये एंगल मेजर करते हैं इसका, सो दिस एंगल इज ओनली 10 डिग्री विद द वर्टिकल। तो जब हम लोग कुछ चीज लिख रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रेट है, जिसका बेसिक कैरेक्टर स्ट्रेट है, ऐसा, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा, बेसिक कैरेक्टर स्ट्रेटनेस है, सो पेन स्ट्रेट रहेगा। मगर कॉपर प्लेट कैलीग्राफी के लिए बेसिक कैरेक्टर, इसका ब्यूटी तब आता है जब ये एंगल 40 डिग्री होता है। तो उसको जब ये एंगल पे लिखना है तो हमारे निब को भी हमको थोड़ा सा एंगल देना पड़ेगा, ताकि वो उस एंगल में हमको सपोर्ट करे। इसलिए जो ऑब्लिक राइटिंग होती है उसके लिए ऑब्लिक होल्डर प्रीफर करते हैं। नाउ इसके बाद में मैं कुछ लिखते लिखते आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसमें क्या चीजें और ध्यान में रखते हैं। पहली बात तो, इस फॉन्ट को मोस्टली हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, हार्डली फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, और कभी भी पूरा वर्ड हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। एक्चुअली रूल्स नहीं होते मगर गाइडलाइंस होते हैं, यू कैन ब्रेक द गाइडलाइंस, बट यूजुअली beauty comes when only the first letter is capital and all others are small letters। okay, अब इसके बाद में एक और चीज ध्यान में रखते हैं, जैसे ये थिक लाइन है, इसके बाद में ये थीन होंगी, कर्व हुआ फिर से थिक हुई, फिर कर्व हुआ फिर से थीन हुई। तो कभी भी थिक लाइन और थीन लाइन क्रॉस हो सकते हैं, बट दो थिक लाइन जो रहेगी, जैसे ये एक थिक लाइन है और ये एक थिक लाइन है, ये एक थिक लाइन, ये बहुत गंदा दिखेगा। थिक लाइन को थिक लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करने का, वो आपको कभी ब्यूटी नहीं देगा। सो ऑलवेज इफ देयर इज ए थिक लाइन, while crossing it should become thin line, like if it is a f like this, when it is crossing it is a thin line, if it is a g, when it is a crossing it is a thin line, it is like that। now और दूसरा, जब भी हम खत्म कर रहे हैं, जैसे ये ब्राउज वर्ड हमने खत्म किया, तो लास्ट में जब ई आता है तो थीन होना चाहिए, वो आया तो ठीक, मतलब ऑल द वर्ड्स व्हेन दे एंड्स, ये थीन लाइन में एंड हुआ, इसका एंड जब भी होगा थीन लाइन में होगा। ओके, नाउ दूसरा और एक बेसिक चीज ध्यान में रखते हैं, ये
इस तरह से लिखे जिसमें कम से कम पेन को लिफ्ट किया जाए। हम लोग जैसे कर्सिव का जो बेसिक प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस राइटिंग, सेम यहाँ पर कम से कम वर्ड्स में ब्रेक करो और कंटिन्यूअस राइट करो। नाउ this now comes to the ink. Market में there are different type of inks available, and we usually think that the best ink will help me and it will not bleed, it will be supporting. But if you are using the paper which is a book, it is good for the fountain pen, and if it is a paper like this drawing book, it is good for the watercolors. If you will write with the watercolor on this, there are chances, I am not telling it will, but there are chances that fountain pen ink will be bleed on the drawing paper, drawing book paper. So if you want to use the blank paper of a drawing book, because the paper should be thick also, so go for at least 180 gram per 180 grams per meter square. Okay. Otherwise, what will happen? The paper will tear off because the nib is very sharp. Okay. If you will scratch it, there are chances that the paper will tear off. And I had checked that with the sufficient thickness of 180 grams per meter square, the paper are not bloating also with the fountain pen ink. This all is the fountain pen ink, it is not bloating. And the beauty is we can have different colors if we use the watercolor. So you can use all the shades of watercolor, just put water in that, and with this nib you can write. So this is not possible if you are writing with this pen. You cannot use the fountain pen to write with 12 shades, but this is possible in this calligraphy. You just have to dip and change the color. You can write with different color. हेलो सर, आप कुछ सेंटेंस करके दिखा सकते हो अभी इसमें? हाँ, मैं लिखता हूँ। मैं आपको एक बात बताना रह गया, इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल में एक ये आता है, बीच का जो लाइन होता है जो कि वर्ड का हाइट है, उसका हाइट अगर मैंने कुछ से 6 mm रखा तो ये उसके ऊपर का हाइट 1.5 टाइम्स यानी 9 mm होगा। तो इसके बीच का लाइन है फर्स्ट असेंडर, सेकंड उसके ऊपर का लाइन है सेकंड असेंडर। इसका मतलब ये होता है कि ABCD Z तक के जब हम जा रहे हैं तो इसमें के कुछ लेटर्स का हाइट यहाँ तक के आएगा, जैसे T, इसका हाइट यहाँ तक के आया, और कुछ लेटर्स जो रहते हैं उनका हाइट यहाँ तक के आएगा फुल। तो कैपिटल लेटर्स L, K ये सब पूरे ऊपर तक के आते हैं, और बाकी के कुछ लेटर्स है D, T, E वो सब हम यहाँ तक के खत्म कर देते हैं।
ये थिन लाइन, फिर नीचे आया तो थिक लाइन, बी। हेलो सर, थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया है आपका, हाँ, ओके ओके। और थोड़ा सा मूव करो। हाँ, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करो अभी। अभी यस ठीक है। परफेक्ट, यस परफेक्ट। ब्राउज निप का ये फायदा है कि उसमें इंक ज्यादा होल्ड होती है और हम थोड़े ज्यादा लेटर्स लिख सकते हैं। और निक्को निप जो दूसरा पॉपुलर निप है, वो थोड़ा स्टर्डी है और थोड़ा सस्ता है। इसका प्राइस करीब 350 रुपीज रहेगा पर निप। और निक्को का जो प्राइस है, वो मैं अमेजोन पे चेक किया, चेंज होते रहता है। कभी 125 रुपीज में है तो कभी 450 रुपीज में भी है। सो बेसिकली 150 मुझे उसका करेक्ट प्राइस लग रहा है। अभी ये जी को अभी कॉपर प्लेट में भी दो तरह के फॉन्ट्स रहते हैं, बट उतने डिटेल में न जाके मैं आपको एक बेसिक चीज बताता जिससे फर्क पड़ रहा है। इसमें जैसे ये द इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये एक तरह का द है। मैं डबल से लिख कर दिखाता, सेम द। इसको राउंड हेड बोलते हैं, इसको इटैलिक बोलते हैं। ये 1700 में लिखते थे, मतलब सबसे पहले। और ये उसके बाद में काफी दिनों के बाद में, मतलब थोड़ा चेंज होता गया। 1800 1900 के वक्त में ये ऐसा लिखने लग गए। और एक पॉइंट में बताया था, इंटरनेट के ऊपर काफी वीडियोस मिलेंगे जो काफी एक्सपीरियंस लोगों ने अपलोड किए हैं। आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा। कोई 4 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स ऐसा। बट मैं अभी 2 मंथ हुआ है कैलीग्राफी स्टार्ट करके। उसमें से भी ये नीप मुझे मिली 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम ये नीप मैं होल्ड किया। और उसके बाद में सही चीजें, सही गाइडेंस, पेशेंस, मैं एवरी टाइम फोन करता था शरद सर को। एंड शरद सर इज ए मैन ऑफ पेशेंस। वो कभी इरिटेट नहीं होंगे। कितना भी गंदा लिखेंगे तो वो बोलेंगे हाँ काफी ठीक चल रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस और चाहिए। वो खराब कभी नहीं बोलेंगे उस चीज को। तो इट इज गुड टू हैव ए मोटिवेशन लाइक दैट ऑल्सो। आपका काम ही अच्छा है सर। थैंक यू सर। ये निब भी मुझे शरद सर ने कुरियर किया था, कारण ये यहाँ पर नहीं मिल रहा था मुझे निब। तो अगर शरद सर मुझे नहीं कुरियर करते तो शायद मैं नहीं सीख सकता था इतने जल्दी।
आई थिंक और लिखूं सर आगे कि इज दिस इनफ? नीचे आप एक ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह ऐसे मतलब छोटे लेटर्स कर सकते हो तो दिखाओ, क्योंकि हमारे पास हाँ टाइम बहुत कम है। तो ठीक है सर। उसके बाद में हम लोगों के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये जो इसका शेप है इस होल्डर का, हर निप का ये जो कर्व है अलग अलग रहता है। तो आप ये होल्डर एक खरीदते हैं तो इसके अंदर में ब्राउजर स्टेनो का निप फिट हो सकता है, निक्को जी का निप फिट हो सकता है और जेब्रा जी का निप फिट हो सकता है। और दूसरे तरह के निप्स के लिए अगर आपने परचेस कर लिया तो होल्डर अलग तरह का लगेगा। इसलिए बेटर है कि कॉम्पेटिबल होल्डर भी रहे उसके लिए। और आप काफी कॉस्टली कॉस्टली होल्डर्स देखोगे इंटरनेट पे, but don't go for costly, go for wooden one, because wooden will have a better grip. So it is not always that costly will be good in calligraphy. Compatibility is the main thing, कि आपके पास जो चीज है उस सब चीज में वो कॉम्पेटिबल होना चाहिए, बैठना चाहिए। यस परफेक्ट सर। अभी कैसा, अगर आप कॉस्टली इंक लाया और पूरा एक बॉटल लेकर बैठ गए उसको, तो ये बॉटल बनाने वाले भी स्मार्ट है। उन्होंने देखिए इसका मुंह इतना छोटा बनाया है और इसका मुंह इतना छोटा बनाया है, मीन्स आपका जो निप है उसमें जा ही नहीं सकता। तो उनका पर्पस यही होगा इतना छोटा मुंह बनाने का कि उसके वजह से आप पूरा इंक एक साथ न ले, थोड़ा सा इंक बाहर निकाले। वेरी नाइस सर। अभी इसमें एक और पॉइंट रहता है, ये जो एन का मेरा विड्थ है, ये जितना विड्थ रहेगा उसका आधा डिफरेंस ये दो वर्ड के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड। तो अगर मैंने ये वर्ड को 3 mm का रखा है तो अंदाजन 1.5 mm का डिफरेंस ये दो वर्ड के बीच में रहना चाहिए। कोई ज्यादा दूर कोई ज्यादा पास में आएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। सर थोड़ा सा कैमरा क्लोज करके एक्सप्लेन करो ना। मैं थोड़ा बड़ा निकालूंगा तो एक्सप्लेन होगा, कैमरा पास करूंगा तो वो उसका क्लैरिटी चले जाएगा। मेरा बोलना है ये जो विड्थ है और ये जो विड्थ है, तो ये अगर 2 mm, ये समझ लो ये 4 mm है तो ये 2 mm होना चाहिए ऐसे। ओके नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ओके और उसके बाद में एक बार अगर आपका इस पे हाथ बैठ गया, देन दिस फॉन्ट इज वेरी मच प्रीटी टू गिव कर्व्स लाइक दिस। ऐसा वैसा चाहिए उतना फ्री हैंड आप उसमें, कभी कभी ये जी को ऐसा लेकर आइए, कभी ये एस को ऐसा लेकर आइए, कभी एच को ऐसा लेकर जाइए। तो दिस दिस विल गिव यू मच लिबर्टी विच इज नॉट अवेलेबल इन अदर फॉन्ट्स। चाहिए तो इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। तो हम हमारा नाम का स्टार्ट ऐसा कर सकते हैं। तो इट ऑल फ्लरिश कर सकते हैं मतलब उसमें। फ्लरिश कर सकते हैं एग्जैक्टली। जैसे ये वाई है, इसका लास्ट का एंड हमेशा थीन लाइन में होगा, ये जी इसका लास्ट का एंड हमेशा थीन लाइन में होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसको डॉट दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल। बाकी तो प्रैक्टिस और वीडियोस काफी अवेलेबल है नेट पे,
मगर ये सब इंफॉर्मेशन अगर हैंडी रहे तो हमारा स्टार्टिंग ट्रबल बच जाता है। और स्टार्टिंग ट्रबल इज द मेन थिंग वेयर पीपल लूज पेशेंस। अगर वो एक नीब लेकर आया और उसने पेपर फाड़ दिया तो दूसरे दिन लिखेंगे ही नहीं, बंद कर देगा। या फिर वो इंक लेकर आया बहुत सारा अच्छा वाला और वो ब्लोट कर दिया, पूरा ब्लीड हो गया, तो दूसरे दिन से बंद कर देगा। तो स्टार्टिंग जो है हम लोगों को सही नॉलेज के साथ शुरू करेंगे। आप या फिर जैसे आपका कोई क्लास ज्वाइन करके शुरू करेगा जिसमें उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा कि व्हाट इज द राइट वे टू स्टार्ट, देन इट विल स्टार्टिंग ट्रबल। यस यस परफेक्ट। सर नाउ आपका इट इज सेशन ऑल सेशन एक नंबर हो गया सर। आपने बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी जो कि मुझे भी कुछ पता नहीं था कुछ चीजें। वेलकम सर। यहाँ पे देखते हैं कि लोगों को अगर कुछ क्वेश्चंस है नीप के बारे में, पेपर के बारे में, ठीक है। ओके अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो वसंत सर को। I have a question, sir. कि आप मैक्सिमम हाइट कितना कर सकते हैं? अभी आपने ये श्री गणेश लिखा, उसके नीचे आपने एन से स्टार्ट किया, राइट? वो आप दिखा रहे थे विड्थ में कितना गैप होना चाहिए। तो मैक्सिमम आप कितना टॉल कर सकते हैं ये इस विद द यूज ऑफ दिस निब? मैडम इसका ऐसा रहता है, ये निब को जब हम ऐसा प्रेस करके इसको फटने दे रहे हैं तो इसका थिकनेस ज्यादा से ज्यादा 1.5 mm हो रहा है। ओके, तो उस वर्ड का उस लेटर का एक प्रोपोर्शन रहेगा। मैं ये एन इतना बड़ा नहीं निकाल सकूंगा, तो मुझे इसके बाद में उसको यहीं से बेंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये इतना बड़ा चौड़ा कर रहा हूँ तो उसका हाइट जो है हार्डली 6 mm, उससे ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकेगा। फिर उसके लिए आपको ब्रश पेन यूज करना पड़ेगा। तो कॉपर प्लेट के लिए हाइट मैक्सिमम 6 mm। 6 mm के बाद में लगे तो आप उसका फर्स्ट असेंडल सेकंड असेंडल का हाइट थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, तो टोटल हाइट आपको ज्यादा दिखेगा। मगर ये जो विड्थ है ये 6 mm से बड़ी नहीं अच्छी दिखेगी। सर और Actually- हमारे जो कलर फोटो इंक है वो यूज कर सकते हैं ये कॉपर प्लेट के साथ? हाँ कर सकते हो आप। पोस्टर कलर यूज कर सकते हैं। ओके, तो हाँ, आपने पे पोस्टर कलर यूज किए थे क्या? हाँ मैंने पोस्टर कलर से भी लिखा है, ये जो लिखा है ये पोस्टर कलर से लिखा है, ये वाला। ओके तो इट इज एज गुड। सिर्फ पोस्टर कलर को डाइल्यूट करते वक्त में थोड़ा ट्राई कर करके डाइल्यूट करें, ज्यादा पानी करेंगे तो फिर से वो ब्लोट होएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका जो थिकनेस है वो चेक करते करते पानी डालिए। पोस्टर कलर या फोटो इंक? सर क्या यूज किया आपने? मैंने पोस्टर कलर यूज किया, फोटो इंक मैं नहीं जानता मैडम। ओके ओके ओके। पोस्टर कलर उन्होंने दिखाया था बीच में वीडियो में, पोस्टर कलर का बॉक्स था उनके यहाँ पे। यस। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। यस। मतलब हम लोग निब जिससे लिखते हैं, मुझे जानना है कि उसको मतलब उसका टेक केयर के लिए क्या चीजें जरूरी है कि अपन लिख ले, उसके बाद उसको क्लीन किस तरह से करते हैं, उसका ध्यान कि अगर हम लिख के ऐसे ही उसको रख देते हैं कि उसको एक अलग तरह से क्लीन किया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये निब्स होते हैं स्टील के, तो इसका क्वालिटी तो अच्छा होता है। वैसे अगर ड्राई करके रख दे तो खराब नहीं होते। तो अगर आपने कुछ विस्कस इंक यूज किया है, वो विस्कस इंक अगर यूज करे तो आप खाली पानी से धो के उसको ड्राई करके रख दीजिए, नहीं तो वो जंग लग जाएगी उसमें। और ये जब निब्स आते हैं तो ये इसके ऊपर ऑयल लगा होता है ओरिजिनली, जब हम मार्केट में खरीदते हैं तो जब ऑयल लगा रहेगा तब डिप करेंगे तो उसमें इंक नहीं चिपकेगा, उसको होल्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए उसको पहले साबुन से धो के गर्म पानी से क्लीन वगैरह करके फिर आप यूज करेंगे तभी उसमें इंक लगेगा। ओके। आप यहाँ पे Thank you so एक much. यूज कर सकते हो और एक जो नए नीप अगर आप ले लेते हो तो
पोटैटो में अगर आप उनको इंसर्ट करके रखोगे थोड़े टाइम के लिए तो वो तो भी चल उससे सकता है। मतलब उसका जो ऑयल है वो ऑयल है, हट जाएगा। हाँ, आप कौन से भी तरीके से मतलब वो ऑयल निकालना है हमें वहां से, नीब से, तो अच्छा। थोड़ा सा पर्पस वो ऑयल निकालना इंक, है उसका। हाँ, ड्राई हो जाएगी और आप इजीली कर सकते हो उससे काम। ओके, थैंक यू। और किसी का कुछ पूछना है? अगर सर आपने आपण हे कभी मराठीसाठी नाही वापरू शकत ना? नाही मराठीसाठी मी तरी प्रयत्न केला नाही, पण कॉपर प्लेटचं ओरिजिन हे इंग्लिश साठीच होतं. मराठीसाठी प्रॅक्टिस झाल्यानंतर काय कॅलिग्राफी मध्ये आपण खूप फ्लेक्झिबल असते. कुठले फोन करून आपण ड्रॉइंग सुद्धा काढू शकतो, डिझाईन सुद्धा करू शकतो. तर जेव्हा आपण डिझाईन्स करू शकतो तर मराठी पण करू शकणार, त्याच्यात काही वेगळं नाही. पण त्याची प्रॅक्टिस, त्याच्यासाठी लिटरेचर किंवा त्याच्यासाठी व्हिडिओज मला दिसले नाही. ओके ओके. आपल्या क्लासमध्ये आहेत गौरव सर म्हणून, त्यांनी मला वाटतं मध्ये मराठीमध्ये पण केलं होतं. काही लिहिलं होतं त्यांनी कॉपर प्लेटने, त्यांनी आपल्या ग्रुपवर शेअर पण केलं होतं. तर प्रॅक्टिसच पाहिजे आणि कॅलिग्राफीमध्ये तुम्हाला असं काही लिमिटेशन नाहीये की तुम्ही कुठला टूल वापरायचा किंवा नाही वापरायचा, याने फक्त मराठीच करायचं, याने फक्त इंग्लिशच करायचं, असं काही नाहीये. कॅलिग्राफीमध्ये तुम्ही कुठलाही टूल वापरा, तुम्ही फक्त त्या टूल्सचं एक बिहेवियर समजा आणि त्यांनी हवं तसं तुम्ही लिहू शकता. असं कशाचंही टूल्स बद्दल काही बंधन नाहीयेत. तुम्ही सगळ्या टूल्सने वापर करू शकता व्यवस्थित. ओके. आणि जी इंक असते ना, ती इंक मोस्टली 2 प्रकारचे असतात. सॉल्व्हंट बेस्ड म्हणजे डाय बेस्ड किंवा पिगमेंट बेस्ड. तर ती वॉलनट इंक असते, ती खूप पॉप्युलर आहे. ती जी इंक आहे ती पिगमेंट बेस्ड आहे. तर त्याच्यासाठी काय असते म्हणजे ही नीपमध्ये ती होल्ड करते तसली. पण जी